स्वागत है श्री विनीत जी जोशी. प्लीज कम फॉर द सब्जेक्ट क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन प्रायोरिटी फॉर नेशनल एजेंडा. सर. आदरणीय मुथा साहब, आदरणीय प्रफुल्ल प्रकाश जी, यहाँ पे पधारे हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति और प्यारे बच्चों, आज जब मुझे आपके समक्ष यहाँ बोलने का अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि ऐसा अवसर कभी भी किसी को मिल जाए तो वो अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझेगा. तो मुझे आज मुथा साहब ने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. इन्होंने अपने अभी शुरुआती भाषण में कहा कि इनको या जैन समाज को मुझसे सीखना है. मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है जो मैं सिखा सकूं. मैं यहाँ पहले भी आया था सीखने के लिए और आज भी यहाँ आया हूँ सीखने के लिए, क्योंकि जहाँ तक सीखने का सवाल है, यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है और यह जारी रहेगी. मैं आपसे कुछ संवाद करूंगा, कुछ वार्तालाप करूंगा, अपने विचारों को आपके सामने अभिव्यक्त करूंगा. हो सकता है कुछ विचारों से आप लोग सहमत हों, यह भी हो सकता है कि कुछ विचारों से आप लोग ना सहमत हों, और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर कहीं कभी किसी चीज पे असहमति बनती है तो वो भी एक आगे बढ़ने का मौका है. अगर सभी बातों पे सहमति हो गई तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तो संवाद कैसे होगा. और संवाद बहुत जरूरी है. अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको हमेशा ही एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा. क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो जो एक सबसे पहली बात आती है कि क्वालिटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, कि क्वालिटी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता को हर एक आदमी अलग तरीके से डिफाइन करता है. कोई चीज मेरे लिए हो सकती है क्वालिटी की हो, आपके लिए ना हो. कोई चीज गांव में एक चीज क्वालिटी की बात हो सकती है, वो चीज शहर में ना हो. किसी चीज के लिए शहर के लोग बोलें कि ये क्वालिटी की चीज है, वो गांव वालों को ना लगे. इस तरीके. और अगर हम अपने हिंदुस्तान जैसे बड़े देश की बात करें, जहां पे इतने ज्यादा प्रदेश हैं, इतनी ज्यादा जातियां हैं, इतने ज्यादा धर्म हैं, अगर वहां पे क्वालिटी की बात करें तो हमको इस बात को, पहली बात को स्वीकार कर लेना होगा कि कोई एक डेफिनेशन, कोई एक यार्डस्टिक, कोई एक मापदंड क्वालिटी के लिए नहीं हो सकता. पूरे हिंदुस्तान के लिए हमको एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा, सोचना होगा कि जिसमें हर एक आदमी अपने को भागीदार समझ सके. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब एजुकेशन की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है, शिक्षा एक सर्विस है, ये सेवा है. शिक्षा को मैं ये नहीं बोल सकता कि जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट हो. जैसे मान लीजिए हम दुकानों में, बाजारों में जाते हैं, किसी ने कोई शर्ट खरीद ली, किसी ने कुछ पैंट खरीद ली. एक प्रोडक्ट है जो कि देखा जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है, जिसको आंखों से देख करके उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन शिक्षा तो एक सर्विस है, शिक्षा एक सेवा है कि जो अध्यापक अपने बच्चे को जिस समय पढ़ा रहा है या जब क्लासरूम के बाहर भी है, उस समय वो शिक्षा दे रहा है, उसको कोई देख नहीं सकता. मैं ये चाहूं कि आज एक शिक्षा का प्रोडक्ट बना करके अपने बच्चों को दे दूं तो ये असंभव सी बात है. और एक दूसरी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि शिक्षा साथ साथ बढ़ती है. अगर हम ये मान लें कि शिक्षा का सारा दारोमदार शिक्षक पर ही है, वो गलत होगा. अगर हम ये मान लें कि शिक्षा का सारा दारोमदार बच्चे पर है, तो वो भी गलत होगा. अगर हम ये मान लें कि शिक्षा का दारोमदार मैनेजमेंट पे होगा, तो वो भी गलत होगा. शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो तीन बिंदु वहां पे हैं. एक तरफ अभिभावक और बच्चे, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक तरफ मैनेजमेंट और एक तरफ टीचर्स. अगर हम स्कूल में, एजुकेशन में क्वालिटी की बात करेंगे
तो हमको इन तीनों के परिप्रेक्ष्य से, इन तीनों के नजरिए से देखना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि अगर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है, कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको आप एक किसी भी स्कूल में डाल दें तो क्या वो अच्छा कर पाएगा? या कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है, उसको भी आप किसी भी स्कूल में डाल दीजिए, वो अच्छा कर पाएगा? या कोई बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजमेंट है, जैसे आपके बीजेएस के मैनेजमेंट हैं, उस मैनेजमेंट को आप किसी भी स्कूल के साथ लगा दीजिए, क्या वो अच्छा कर पाएंगे? अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना है तो मैनेजमेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हर आदमी को इन तीनों त्रिकोण के जो 3 बिंदु हैं, इनको साथ में रह करके चलना होगा। और एक और जो बात देखी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, वो ये है कि जब भी कभी पढ़ाई होती है क्लास के अंदर में, तो उसमें शिक्षक और बच्चा दोनों ही को प्रोड्यूसर्स होते हैं, दोनों ही साथ साथ करते हैं। अगर ऐसा कोई शिक्षक आ जाए जो कि बहुत बड़ा विद्वान है, पीएचडी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको कुछ बच्चों को पढ़ाने को बोला जाए, जब तक बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक बच्चे अपने को उस शिक्षक के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो बहुत विद्वान शिक्षक भी पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसीलिए यह बोला गया है कि शिक्षा में स्टूडेंट्स आर को प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज। तो अगर स्टूडेंट्स को प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो क्वालिटी की बात अगर हम करेंगे, हमको क्वालिटी को भी इस तरीके से देखना पड़ेगा कि क्वालिटी के लिए अगर शिक्षक की जिम्मेदारी है, तो उतनी ही जिम्मेदारी पढ़ने वाले की भी है। जहां तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सवाल है, हम लोगों ने इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ समय पहले कई आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक नई मूल्यांकन की पद्धति लागू करी थी, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा गया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब यह था कि बच्चे को हम लोग शिक्षक के पास लाएं और शिक्षक को बच्चे के पास लाएं। अभी तक नहीं तो क्या होता था कि जब भी कभी बोर्ड की परीक्षाएं हुआ करती थी, अच्छा करना या बुरा करना परीक्षा में, ये पूरे की पूरी जिम्मेदारी बच्चे को दे दी जाती थी। बोर्ड ने परीक्षा का प्रश्न पत्र भेजा, उसका मूल्यांकन करा दिया, उसके बाद जब परीक्षा फल आया तो अगर बच्चे ने अच्छा किया हुआ है तो स्कूल ने क्रेडिट ले लिया, और अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया हुआ तो बच्चा खराब है, उसके माँ बाप खराब हैं, या उसके घर का वातावरण ठीक नहीं है। इस तरीके की चीजें होती थी। कोई एक भागीदारी, एक जिम्मेदारी, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं थी। लेकिन जब अब हम लोगों ने नए सिस्टम की बात करी है, जिसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उसमें शिक्षक और बच्चा, शिक्षक और छात्र, इन दोनों को साथ में रह करके चलना है। वो कैसे चलने की बात कर रहे हैं? वो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब जो बच्चे का आकलन एक बार साल के अंत में जाकर के होता था, एक बोर्ड की एक परीक्षा के द्वारा, वो आकलन साल में के अंत में ना होकर के पूरे साल भर होगा। लेकिन पूरे साल भर होने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन उस बच्चे की परीक्षा हो, कि उसको इतना भयभीत कर दें कि वो सब रात में सो ना पाए और सवेरे स्कूल आने से पहले उसको डर लगा रहे कि आज मेरी किस चीज की परीक्षा हो जाएगी। हर दिन परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन मूल्यांकन हर समय होना है। मूल्यांकन का मतलब यह है कि क्या बच्चा, जो मैंने शिक्षक के तौर पे पढ़ाया, क्या बच्चा उस बात को समझ पाया या नहीं समझ पाया, और अगर वो नहीं समझ पाया तो मैं उसको कैसे ठीक करूं। मैं अगर अध्यापक हूं, मैं एक पढ़ाने वाला हूं, तो मैं अपने शिक्षा के तरीके में कैसा सुधार करूं कि वो बच्चा समझ जाए, क्योंकि हर बच्चा बहुत मूल्यवान है। इस पद्धति में, इस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की पद्धति में के पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि हर बच्चा अलग तरीके का होता है और हर बच्चा मूल्यवान है। हम एक भी बच्चे को, हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक भी बच्चा बेकार जाए। हिंदुस्तान में आप सभी लोग को पता है कि बाय 2020 और 2030 हिंदुस्तान सबसे यंग देश होने जा रहा है। हम लोग सबसे ज्यादा नौजवान देश कहलाएंगे। उस समय हमारी जनसंख्या, जो कि 30 साल के आसपास की होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान में रहेगी। तो उस समय का अगर हमारा नागरिक, जो कि आज बच्चा है, जो कि आज स्कूलों में जा रहा है, अगर वो बच्चा बेकार हो गया तो एक बहुत बड़ा ये डिजास्टर हो जाएगा। इसी चीज को हमको एड्रेस करना है। इसीलिए हमको हर बच्चे के अंदर में उसके गुण खोजने हैं,
हमको एक ऐसा शिक्षा प्रणाली लानी है कि जो कि बच्चों को रिजेक्ट ना करे, जो कि बच्चों को ये ना बोले कि अगर आपके 60% नंबर नहीं आए हैं तो आप बेकार हैं। हो सकता है कि आप मैथ्स या गणित या साइंस या सोशल साइंस में अच्छे ना हो सकता है आप किसी दूसरी चीज में अच्छे हो सकता है आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी हो, आप दूसरों को वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं। आपका बीजेएस का जो प्रोग्राम मैंने जब पिछली बार मैं यहां आया था, मैंने देखा कि किस तरीके से आप लोग वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं और जो जा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मूल्यों के बारे में ज्ञान देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई बच्चे के पास में बड़ी स्ट्रांग वैल्यू है, उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी की किसी बच्चे की जिसके बहुत ज्यादा मैथ्स में नंबर आते हैं या साइंस में नंबर आते हैं। जो अभी की शिक्षा प्रणाली है, जो कि खाली सब्जेक्ट्स को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और या लैंग्वेजेस, इनको खाली महत्ता देती है, उससे हट करके हमको एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बात करनी होगी जिसमें सारे के सारे गुणों को वैल्यू दी जाए। वहां पे वैल्यू सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली जरूर दी जाएगी। अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो ये नहीं कि उसको डिस्करेज किया जाएगा, उसको भी उतना ही इंकरेजमेंट मिलेगा। लेकिन जो बच्चा अगर साइंस में अच्छा नहीं है, खेलने में अच्छा है, कोई बच्चा बहुत स्ट्रांग मॉरल कैरेक्टर का है, कोई बच्चा बहुत अच्छी चित्रकारी कर सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा अपने घर के काम कर सकता है, तो ऐसे सारे बच्चों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो कि जो बच्चे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को रिजेक्ट कर देता है और ऐसे बच्चों को यह बताता है कि आप कुछ काम करने योग्य नहीं हो, वो बच्चे के सेल्फ स्टीम से बहुत ही बड़ा खतरनाक खेल करता है। ऐसा बच्चा को, उस बच्चे को यह फीडबैक मिलता है कि तुम्हारी अभी उम्र 18 साल की है, 16 साल की है, लेकिन तुम अब आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जो हर बच्चे को बताए कि तुम्हारे अंदर में ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके अंदर में ये स्ट्रेंथ्स हैं, इन स्ट्रेंथ्स को बढ़ाइए, क्योंकि हर एक के लिए बहुत ज्यादा मौका है हमारे हिंदुस्तान में आगे कार्य करने के लिए। तो ये कार्य होगा कैसे? हम लोगों ने इसके लिए बहुत ज्यादा शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, शिक्षकों को बताया। साथ ही साथ हम लोगों ने अभिभावकों के साथ में भी वार्तालाप किया कि अभिभावक यह समझें कि किसी भी कक्षा में, किसी भी क्लासरूम में अब पढ़ाई किस तरीके की होनी है। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग करने के बाद, टीचर्स को पूरा तैयार करने के बाद भी टीचर इतना मोटिवेटेड ना हो कि वो कक्षा के अंदर जा करके उसी तरीके से पढ़ाए। यह हो सकता है कि शिक्षक सीखने के बाद वो डिसग्रंटल हो जाए, वो जा करके वहां पे नहीं पढ़ाए। तो इसलिए हम लोगों ने एक साथ ही साथ यह भी किया कि पेरेंट्स से, अभिभावकों से वार्तालाप किया कि आप एक कक्षा के अंदर में जाकर के एक आदर्श कक्षा क्या है उसको समझें, जिससे कि अगर किसी स्कूल में यह काम नहीं हो रहा हो, क्योंकि सीबीएसई के लिए दिल्ली में बैठ करके या कुछ रीजनल ऑफिसेज, जो हमारे 8 रीजनल ऑफिसेज हैं हिंदुस्तान भर में, इनके द्वारा यह इंश्योर करा पाना कि हर एक स्कूल में अच्छी तरीके से काम हो रहा हो, यह असंभव सी बात है। इसके लिए अभिभावकों को, इसके लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे बीजेएस है और या इनके जो और तरीके के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, इन सबको साथ आना होगा। अगर हमको यह इंश्योर कराना है कि क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स में जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पॉलिसी फ्रेमर्स ने सोची हुई है, उसका असली में, वास्तविकता में इंप्लीमेंटेशन हो, वो उस तरीके से स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर दिखाई पड़े, तो इसके लिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और इसके लिए अभिभावकों को बहुत आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग अभिभावकों के साथ भी बात करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप क्या अपेक्षा करें, एक क्लास के अंदर क्या अपेक्षा करें, जिससे कि अगर कोई टीचर ऐसा काम नहीं कर पा रहा है तो आप भी उसको समझा सकें। हम लोग यह भी मैसेज देते हैं कि अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को एक बहुत बड़ा रिसोर्स समझा जाए। हम ये ना समझें कि जो पेरेंट्स हैं वो तो हमारे यहाँ पे एक कस्टमर की तरह शिक्षा को खरीदने आए हुए हैं। ये इस विश्वास से अगर काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको ये सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स सहभागी हैं। अगर हमको इस क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो पेरेंट्स की सहभागिता को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमको पेरेंट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी भी सोच वैसी हो सके। मैं कई पेरेंट्स से, कई अभिभावकों से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं कि अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छी शिक्षा क्या है तो आप क्या बोलेंगे, तो वो कहते हैं कि बच्चे का जी 95% से ऊपर मार्क्स आ जाएं। कोई बोलता है कि बच्चा
आईआईटी में निकल जाए, तो कोई बोलता है कि बच्चा मेडिकल में निकल जाए, तो या कोई बोलता है कि वो आईआईएम में निकल जाए। फिर मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप यह जानते हैं कि वहां पे निकलने के बाद भी उतना ही आपका कर्तव्य है कि बच्चा वहां पे अच्छा करे, और वहां पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उसके बाद भी ये और भी जरूरी है कि अगर वो स्वयं रोजगार कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी स्वयं की कुछ इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कुछ रोजगार चलाना चाहता है, तो वहां भी वो उतना अच्छा करे जितना कि वो अभी आप चाहते हैं कि मार्क्स लाने में करे। तो वो बोलते हैं कि इतने दूर की बात तो हम नहीं सोचते, लेकिन आज ये जरूरी है कि उतने दूर की बात सोची जाए, क्योंकि मैं कई छात्रों से मिलता हूं कि उनको पता तो है कि इंजीनियरिंग में किस तरीके से इंजीनियरिंग के एग्जाम को क्रैक करके वहां तक पहुंचना है, उनको पता तो है कि किस तरीके से 95% एंड अबव मार्क्स लाने हैं, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं कि उसके बाद आगे अच्छा कैसे करना है। मैं इस तरीके के कई अभिमन्यु को देखता हूं कि जिनको पता तो है कि किस तरीके से वहां पे पहुंच जाए, लेकिन उसके आगे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम शिक्षा में क्वालिटी की बात करें, और जब क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी को खाली एकेडमिक क्वालिटी ना समझें, खाली क्वालिटी ऑफ फ्यू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ना समझें कि बच्चा अगर कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है तभी, या स्कूल किसी कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है तभी वो एक क्वालिटी का स्कूल है, अदरवाइज नहीं है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो जिसके बारे में बहुत ही ब्रीफ सा जिक्र अभी मुत्था साहब ने किया, वो था एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल्स, कि किस तरीके से कि अगर एक स्कूल को हम ये बोलते हैं कि स्कूल एक क्वालिटी स्कूल है, तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए। जहां तक अभी का सवाल है, अभी तक के जो हमारे विचार थे सीबीएसई में, वो ये था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के अंदर में, 1.5 एकड़ का स्कूल का कैंपस एरिया है, वहां पे उसके यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, प्लेग्राउंड है, क्लासरूम्स हैं, तो वो स्कूल क्वालिटी स्कूल है। ये अभी तक की सोच थी। लेकिन अब ये पाया गया कि ये सब होने के बावजूद भी हो सकता है कि स्कूल के अंदर में गुणवत्ता परक पढ़ाई ना हो रही हो। कई बार देखा गया कि बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन क्लास में जाते हैं नहीं पढ़ाते। कई बार देखा गया कि वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, वेल एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, उस तरीके की नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन कोई उसको यूज नहीं कर रहा है। प्लेग्राउंड है, कभी वहां पे खेल ही नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हट करके किस तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो रहा है, अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, अगर टीचर अच्छे हैं तो किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, क्या वो जिस तरीके की एक आदर्श शिक्षा होनी चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन सब चीजों को देखने के लिए एक हम लोगों ने कई लोगों के साथ में मिलकर के, जिसमें बीजेएस एक प्रमुख संस्थान है, मुझे इस बात का गर्व है कि बीजेएस ने हमारी बड़ी सहायता करी है उस मॉडल को बनाने के लिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन मॉडल, कि वो एक मॉडल के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो भी स्कूल के अंदर में सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टीचर्स हैं, वो वास्तविकता में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे कि अभिभावकों को, जिससे कि पेरेंट्स को यह पता चल सके कि वास्तविकता में अच्छा स्कूल कौन है। अगर आज बात करें, आज मैं किसी नए शहर में पोस्ट हो जाता हूं तो मैं वहां जाकर के पूछता हूं कि यहां पे अच्छा स्कूल कौन सा है, तो मेरे अगर किसी मित्र ने बता दिया कि अमुक स्कूल अच्छा है, मैं मान लेता हूं वो स्कूल अच्छा है। या दूसरा क्या होता है कि जब ये रिजल्ट निकल जाते हैं, रिजल्ट निकलने के बाद में बड़े बड़े इश्तहार आते हैं अखबारों में कि फलाने स्कूल से इतने लोग जेईई में निकल गए, इतने लोग अपने 12th में इतने प्रतिशत से ऊपर मार्क्स लाए, वो स्कूल अच्छा मान लिया जाता है। और उसके बाद इन सब चीजों को पे बेस करके हम लोग अपने बच्चों को किसी एक स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक अभिभावक यूनिक है, हर एक अभिभावक का जो बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो फर्क होता है। तो जब वो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे मित्र को कोई स्कूल अच्छा लगा हो तो मुझे भी वो स्कूल अच्छा लगे। उसने क्या पता, उसका नजरिया दूसरा था, मेरा नजरिया दूसरा हो सकता है। या कोई अगर इश्तहार को मैंने देख लिया, मैंने उसके बेसिस पे अपने बच्चे को भेज दिया, हो सकता है बाद में मुझे लगे कि ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बनाया, उसमें यह होगा कि एक थर्ड पार्टी जिसका कि लेना है,
वो स्कूल में चल रहे विभिन्न प्रोसेसेस को आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो ये बताएगी कि ये स्कूल अच्छा है कि नहीं है। और किन किन चीजों का आकलन होगा? वो ये होगा, पहली बात कि एकेडमिक्स में स्कूल कैसा कर रहा है। दूसरी बात, वो अदर देन एकेडमिक एरियाज में, जिसको हम लोग को स्कॉलास्टिक एरिया जैसे खेल कूद में, या जिसको ये बोलते हैं कि खेल कूद में या क्रिएटिव राइटिंग में या ड्राइंग में या वार्तालाप में या वैल्यूज में कैसा कर रहा है। तीसरा एरिया होगा कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, कि वो स्कूल के जो कर्ता धर्ता हैं, उस स्कूल के मैनेजमेंट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उनका कोई विजन है, क्या उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन है, कि या उनका यही विजन है कि हमारे पास बच्चे आते रहें और उनकी फीस मल्टीप्लाई होते रहे और बच्चे निकलते जाएं, वो बच्चे सीखें या ना सीखें, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जहां तक हमको एडमिशन मिलता रहेगा हम ठीक रहेंगे। तो स्कूल के मैनेजमेंट का विजन देखा जाएगा। उसके बाद जो उसमें बात करी हुई है कि लीडरशिप उस स्कूल के अंदर में, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वो प्रिंसिपल का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कितनी बार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, और आखिरी में ये सब करने के बाद में, इतना सब होने के बाद जो बेनिफिशियरीज हैं वहां के बच्चे, अभिभावक, आसपास की कम्युनिटी, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, क्या वो सेटिस्फाइड हैं, उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल कितना है। तो इस तरीके के करीब 7 एरिया हैं। इन एरिया पे उस स्कूल का आकलन होने के बाद इसको देखा जाएगा कि स्कूल एक्रेडिट होने के योग्य है कि नहीं है, स्कूल में एक क्वालिटी है कि नहीं। तो उसके बाद जो स्कूल एक्रेडिट होकर के आएगा, वो वास्तविकता में ऐसा स्कूल होगा जिसमें कि आंख बंद करके भी अभिभावक अपने बच्चों को डाल सकेंगे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उस मॉडल को हमने बना लिया है और उसमें बीजेएस का बड़ा भारी सहयोग रहा है। और मैं आशा करता हूं कि हमारा ये जो सहयोग है वो इसी मॉडल के साथ समाप्त नहीं होगा, अभी हमको इसको बहुत आगे ले जाना है। और जहां तक हिंदुस्तान जैसे अगर हम देश की बात करें कि जहां पे संख्या इतनी जाता है, जहां पे विविधता इतनी जाता है, तो वहां पे तो अगर हम दोनों लोग मिलकर के भी जो काम कर पाएंगे, वो भी एक महासागर में एक बूंद के समान होगा। काम बहुत ज्यादा है, इसमें अकेला सीबीएसई, अकेला बीजेएस नहीं कर पाएगा। हम सबको जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें वो अच्छा होगा हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। एक लास्ट बात कह के आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा कि जब हम आजकल शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं, तो साथ ही साथ एक ये बात बहुत ज्यादा आने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर क्वालिटी को हम बोलें कि क्वालिटी एक ऑल इनकम्पासिंग है, जो कि खाली एकेडमिक्स पे ना ध्यान रख करके बाकियों पे भी ध्यान रखेगी, तो कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि हम लोग अपनी जो हमारी एकेडमिक स्ट्रेंथ रही हुई है आज तक की, कहीं हम उससे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे जो कि अभी बहुत अच्छे हैं, हमारे यहां से कई बच्चे जा करके बाहर बड़ा नाम कमाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर जाकर के फिर नहीं कर पाएंगे और वो पिछड़ जाएंगे। इसमें मैं खाली एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर हम अपनी ओरिजिनल संस्कृति की बात करें, हम अपनी अगर वास्तविक संस्कृति की बात करें, इस देश की संस्कृति की बात करें, तो इस देश की शिक्षा ने कभी भी इसको नहीं बोला है कि जो बच्चा स्कूल से या कॉलेज से पढ़ करके आ रहा है वो एक यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर का हो। हमारे देश ने हमेशा बहुमुखी व्यक्तित्व की बात कही हुई है और वही शिक्षा का असली रूप है। बहुमुखी व्यक्ति ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और वो आगे जाकर के ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कंपेयर टू जो बच्चा जो कि जिसने खाली एक ही डायरेक्शन में काम किया हो। आप लोग बहुत ही विद्वान लोग हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है हुआ। आप अपने चारों ओर ही देखें कि ऐसा व्यक्ति जिसने खाली पढ़ाई लिखाई करी हुई है और एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी करी हुई है और साथ ही साथ उसने बाकी भी और भी काम किए हुए हैं। उसने डिबेट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसने खेलों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसने आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इन दो तरीके के व्यक्तियों का आपके चारों ओर जरूर होंगे। आप एक बार अगर डिफरेंस को देखें तो आपको ऐसा व्यक्ति जिसने एकेडमिक्स के साथ में बाकी काम भी किए होंगे, आपको वैसा व्यक्ति 100% बेहतर लगेगा एज कंपेयर टू जो आदमी जिसने एक ही डायरेक्शन में काम किया हो। तो इसलिए क्योंकि आज एक यहाँ बहुत भरी सभा है, मैं आप सबके माध्यम से
समाज को और इस देश को भी यह कहना चाहूंगा कि हमको एक ऐसी शिक्षा की बात करनी चाहिए जो कि बच्चे के चहुमुखी विकास पर ध्यान दे, क्योंकि अगर हम इसको आज नहीं कर पाए तो जब हम 2020 या 2030 की बात करते हैं कि जिस समय इंडिया यंगेस्ट कंट्री होगा, उस समय हम बहुत पिछड़ जाएंगे और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो बहुत आगे निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बीजेएस का, शांतिलाल जी मुथा का आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।